ये आरोप वो लगा रहा है संघ जो खुद चुनाव लड़ता नहीं है, जो ये कहता अपने मंचों से कि हमारा किसी राजनीतिक पार्टी से कोई संबंध नहीं है, हमारा किसी राजनीतिक विचारधारा से कोई संबंध नहीं है, वो चुनाव की बातें कर रहा है, उसको चुनावी राजनीति पे चर्चा करनी है। अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी के लोग करते अच्छी बात थी और राजनीतिक पार्टी के लोग चर्चा करते अच्छी बात होती। अभी कौन सा चुनाव है? देश का सबसे बड़ा चुनाव हुआ, उत्तर प्रदेश की जनता ने हमें उत्तर प्रदेश की नंबर 1 पार्टी बनाया, देश की तीसरे नंबर की पार्टी बनाया। तो ये जनता नहीं बनाया ना। और इन्हीं के कार्यक्रमों के चलते हुए डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकारें रहते हुए, चाहे वो केंद्र की हो, प्रदेश की हो, जिले की हो, ये सरकारें रहते हुए हमें अवसर दिया जनता ने। तो हमारे अंदर हार का फ्रस्ट्रेशन हो गया। ये संघ के विचारक अगर कह रहे हैं तो बरेली और आगरा में बेहतर अस्पताल बने हुए हैं, पुराने जमाने के हैं और इलाज बेहतर होता ही होगा वहां पे, तो ये इलाज करा ले, समझ लेंगे चीजों को। और जहां तक ये बात हो रही है औरंगजेब की, बाबर की, राणा सांगा की और अन्य लोगों की, देखिए इतिहास के पन्ने में इतिहास लिखा हुआ है। इतिहास में यह भी दर्ज हो गया कि देश की एक चुनी हुई सांसद, जिसको संसद भवन से, प्रधानमंत्री के निवास से, राष्ट्रपति निवास से चंद किलोमीटर की दूरी पे देश की सबसे सुरक्षित क्षेत्र पे फूलन देवी को गोली मार के हत्या कर दी गई। और जब सांसद के रूप में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होना था उत्तर प्रदेश के अंदर, तब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। उस चुनी हुई सांसद को राजकीय सम्मान के साथ में, सांसद होने के सम्मान के साथ में सम्मान नहीं दिया गया। तो ये सब भी इतिहास में दर्ज हुआ है। उल्टा जो हत्यारा था वो देश की सबसे सुरक्षित तिहाड़ जेल से भागा, भारत देश के अंदर से भागा और उसको हिंदू हृदय सम्राट बना दिया गया। तो ये इतिहास के चार तोड़ मरोड़ करने वाले इतिहासकार जो हैं कि किसी गद्दार को, हत्यारे को, जो देश की सबसे सुरक्षित जेल को तोड़ के भागे, देश छोड़ करके भागे, उसको हिंदू हृदय सम्राट बना देंगे आप और हत्यारे को सजा नहीं दिलाएंगे। तो आज तक हमारी सांसद फूलन देवी जी न्याय के लिए इंतजार कर रही है कि आखिर उनका हत्यारा कौन था। ये भारतीय जनता पार्टी की उस समय भी डबल इंजन की सरकार थी, किसको आरोप दिला पाई। तो ये देख रही है। दूसरी बात, फूलन देवी जी भी अनुसूचित जाति वर्ग से आती थी, रामजीलाल सुमन जी भी अनुसूचित जाति वर्ग से आते हैं और इनको ये खल रहा है कि अनुसूचित जाति वर्ग का व्यक्ति, अनुसूचित जनजाति वर्ग का व्यक्ति, पिछड़े वर्ग का, पीडीए विचारधारा का क्यों आगे बढ़ रहा है, महिलाएं क्यों आगे बढ़ रही हैं। तो ये लगातार उन्हीं चीजों से भाग रहे हैं, उन्हीं चीजों पे बात नहीं करना चाहते, इसीलिए ये दूसरी बातें कर रहे हैं। रामजीलाल सुमन जी ने भी वही बात की कि भाई आखिर मुसलमानों को बाबर की औलाद, बाबर के डीएनए से क्यों देखते हो, यही तो कहा उन्होंने। उस पर चर्चा नहीं करना चाहते कोई भी, न संघ विचारक न भारतीय जनता पार्टी के लोग। कि आखिर मुसलमानों को आप आरोपी क्यों? जब राणा सांगा के साथ आपको नाम जुड़ने पर आपत्ति है तो बाबर के साथ नाम जुड़ने में उनको भी आपत्ति है। वो बाबर का समर्थन नहीं करते हैं, ना बाबर को कोई महान बताने को तैयार है। वो जैसे हम अपने भगवानों की पूजा करते हैं, वो अपने भगवान की पूजा करते हैं, ईसाई अपने भगवानों की पूजा करते हैं, जैनी, बौद्ध सब अपने अपने धार्मिक व्यवस्था के हिसाब से जीते हैं। किसी राजा और रानी को कोई भगवान नहीं मान रहा हमारे यहाँ। लेकिन उसी तरीके से, लेकिन ये जो माहौल बनाने चाह रही है भारतीय जनता पार्टी, जो सौहार्द, जो वातावरण बिगाड़ना चाह रही है, उसी का उदाहरण रामजीलाल सुमन जी ने सदन में दिया। और सदन देश का एक बेहतर चर्चा करने का केंद्र है, जहां खुल के चर्चा होती है, निचोड़ निकाला जाता है, नियम बनते हैं, कानून बनते हैं, जनता की सुरक्षा के लिए, आगे के लिए, भविष्य के लिए एक बड़ा केंद्र बिंदु है सदन। और वहां की चर्चा पे इस तरीके से निम्न स्तर तक की राजनीति करना, यह भारतीय जनता पार्टी की दूषित राजनीति बताता है। अश्विनी शाही जी आपको लगातार यहां पर सुने थे। अश्विनी जी, यश जी का सीधे तौर पर यह कहना है कि भाई जब बाबर को आप मुसलमान के साथ जोड़ते हैं तब उनको आपत्ति होती है, अब राणा सांगा के साथ अगर हिंदुओं का नाम जोड़ दिया तो अब आपको आपत्ति हो रही है। इसके साथ ही इनका भी कहना है कि आप जो सामाजिक सौहार्द है आप उसको खराब कर रहे हैं। सीधे तौर पर आपकी पार्टी के ऊपर ब्लेम लगाया इन्होंने। चिंतन कर ले, मनन कर ले, जिन लोगों को क्रोध आ रहा है, क्रोध उससे निकालने के हमारे जो पूर्वज हैं उनकी यस जी आ रहा हूं, अब आपके पास आ रहा हूं। पार्टी तो कह रही है, यस जी आ रहा हूं, वो अपना उत्तर दे रहे हैं। तो क्यों राणा सांगा जी की समाधि और चबूतरे के? यस भारती जी आ रहा हूं आपके पास, थोड़ी देर रुकिए। देखिए, ये अश्विनी शाही साहब तो एक तो उकसाने का काम कर रहे हैं, और उकसाएं क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं जिनके बारे में बात कर रहे हैं। अगर वो करेंगे तो वो भारतीय जनता पार्टी का चरित्र बताएंगे, वो राणा सांगा का या अपने पूर्वजों का चरित्र नहीं। वर्तमान में जिनके साथ उनका डीएनए मैच हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के साथ, संघ के साथ, वो दिखाएंगे विचारधारा हुड़दंगियों वाली, उपद्रवियों वाली। ये इनके कारनामे हैं और ये कारनामे जनता देख रही है। खैर,
अश्विनी शाही जी ने जो इतिहास की बातें करी, जो इतिहास पे वो वजन डाल रहे थे, औरंगजेब को बात कर रहे थे, जबकि आज औरंगजेब की बात नहीं थी। देखिए पहली बात तो जिनको लेकर के चर्चा चल रही है उनका नाम में ही राम जुड़ा हुआ है। रामजी लाल सुमन उनका नाम है। अब ये उनके विरोध में खड़े हैं, चाहे वो नाम से आ जाए चाहे उनकी जाति से आ जाए, तो खड़े रहे विरोध में, इनका ये अपना निजी विषय है। औरंगजेब के सम्मान में जब इन्होंने बात की थी, छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र थे शाहूजी महाराज, उनकी 7 साल की उम्र में कैद में किया, और जब औरंगजेब मरा तो 18 साल की उम्र में वो रिहा हुए, और उनके परिवार ने, औरंगजेब के परिवार ने उनका पालन पोषण किया। और जैसे ही वो 18 साल की उम्र में बाहर आए हैं तो सबसे पहले औरंगजेब की कब्र पे गए हैं, वहां नमन किया है, पुष्प चढ़ाए हैं। ये सम्मान देने का काम छत्रपति शिवाजी महाराज के पौत्र शाहूजी महाराज ने किया। उसके बाद जब औरंगजेब की बेटी का इंतकाल हुआ तो उनके नाम पे मस्जिद बनाने का काम किया, सम्मान देने का काम किया। ये किया छत्रपति शाहूजी महाराज ने, जो शिवाजी महाराज के वंशज थे। अब और भी बात कर लें, संभाजी महाराज के लिए जो सावरकर ने कहा है, जो गोलवलकर ने कहा है, अगर मैं कहूं कि वो कहते थे कि अय्याश हैं, जो शिवाजी महाराज के बेटे थे संभाजी, उनके लिए जो छावा फिल्म अभी उनके ऊपर चल रही है, तो वो सावरकर और गोलवलकर ने उनको अय्याश कहा, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने वाला कहा, क्रोधित व्यक्ति कहा, राज करने के लिए अश्विनी जी कुछ कह रहे हैं आप? अयोग्य साबित करने का काम किया। तमाम किताबें हैं मार्केट में। नहीं, स्रोत बता दीजिए ना, मैं कह रहा हूँ उसको उदाहरण दे दीजिए, स्रोत बता दीजिए बस, और कुछ हम नहीं चाहते। क्षमा के मिर्ची लग जाए, बुरा लग जाए, तो उसके लिए मैं कुछ कर नहीं सकता। नहीं, बुरा लगने वाली बात नहीं है। अगर गोलवलकर साहब के बारे में, चाहे सावरकर साहब के बारे में ये बयान है, तो आप बताइए ना कि कहाँ पे है, कहाँ से लाए हैं, थोड़ा सा बस यही जानना। वर्तमान में बच्चियां सुरक्षित नहीं है। हमने उस इलाहाबाद में उस बच्ची का वीडियो देखा, फोटो देखा, जो बुलडोजर चलते में अपनी किताबें अपना बुलडोजर में पहुंच गए, साक्ष्य नहीं है तो बुलडोजर में पहुंच गए, उसके घर पे बुलडोजर चला रही है और वो बच्ची अपना बस्ता बचा रही है। हम वो आज वर्तमान देख रहे हैं। मैंने फूलन देवी जी की बात की, फूलन देवी जी की नहीं, असत्य नहीं, असत्य नहीं, यश भारती जी, असत्य नहीं। साक्ष्य हमको आप स्रोत बताइए, ये जो आपने कोट किया है वो कहां से कोट किया है, ये बता दीजिए आप, ये बताइए ना, कहीं उदाहरण बता दीजिए हमको। नाकाम है, ऐसे असत्य मत बोलिए, असत्य मत बोलिए ना, एकदम नहीं, असत्य नहीं बोलने दूंगा मैं, असत्य ना बोलिए आप हमको स्रोत बता दीजिए। आलोक जी, इनसे स्रोत पूछा जाए। यस जी, स्रोत पूछ रहे हैं आपसे, स्रोत आती है, उन्हीं उपद्रवियों के साथ खड़ी नजर आती है, क्योंकि उपद्रवों के पीछे सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस है और इनका डीएनए है। तो लगातार देश में अशांति फैली रहे, उपद्रव फैला रहे। मूलचंद जी को आपकी बात पर आपत्ति है, मूलचंद जी को आपकी बात पर आपत्ति है, लेकिन ये भाईचारा हम सब, ठीक है, उत्तर ले लेते हैं। मूलचंद जी बोलिए। ये मनुस्मृति को मानने वाले लोग, मनु महाराज को मानने, अरे माननीय प्रवक्ता महोदय, शांति शांति, किसी और को यस जी, यस जी, आपत्ति है इनको, लोहिया जी को मानने वाले संविधान और ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। भाई मूलचंद जी को सुन लेते हैं, मूलचंद जी को सुन लेते हैं। यस जी, एक मिनट रुकिए, थोड़ी देर रुकिए, यस जी, थोड़ी देर रुकिए। मूलचंद जी बोलिए आप। झूठी बातों से ही देश को लड़ाया जाता रहा आज तक। उन्होंने जो किताबें छापी हैं वो किताबों में ही पढ़ पाएंगे। अरे किसने छापी है किताब? किताब का जिक्र करिए, नाम बताइए कौन सी किताब है? किताबें मार्केट में, एक किताब का नाम बताइए, आपने पढ़ी है? प्रस्तुत कर दूंगा। भारतीय इतिहास के 6 स्वर्णिम पृष्ठ मैं बता देता हूँ आपको। भारतीय इतिहास के 6 स्वर्णिम पृष्ठ। संभाजी महाराज के बारे में शिवाजी ने क्या लिखा है? मेरे ऊपर एफआईआर करा। शिवाजी महाराज, सावरकर जी ने संभाजी महाराज के बारे में क्या लिखा है? क्या कहा है? उस किताब को पढ़ लीजिए आप एक बार, आप तो छुपाएंगे, आपको पता चल जाएगा संभाजी महाराज के बारे में क्या कहा है। आपको तिरंगे के आप कुछ भी बोलेंगे, एक एक करके बोलिए भाई, एक एक करके बोलिए, तो आप तो छुपाएंगे, एक एक करके बोलिए। यस जी, आ रहा हूँ, आपको आ रहा हूँ। आप प्रमाण, यस जी, थोड़ी देर रुकिए, प्रमाण दीजिए, प्रूफ दीजिए, आपने कहां से बोला है, रेफरेंस दीजिए। बिना संदर्भ के कोई बात नहीं करेंगे, जैसे ही वहां पे बिना संदर्भ के बात कर दी। मैं साक्ष्य प्रस्तुत करूंगा। बाबरनामा के भी इतने सारे ट्रांसलेशन है, एक ट्रांसलेशन में बाबरनामा के एक ट्रांसलेशन में लिखा हुआ है कि बुलाया था, और उसी को लेकर चल रहा है पूरा समाज। लहराया तो भारतीय जनता पार्टी की इसी आरएसएस ने उन पे मुकदमा और दूसरी मुकदमा, अरे जवाब तो ले लो, अगर बोला है तो जवाब तो ले लो। फहराना चालू किया। अरे यस जी, थोड़ी देर सुन तो लीजिए। यस जी, सुन भी तो लीजिए। 3 रंगों का शुभ, अरे हर एक लाइन का उत्तर नहीं होता है ना यस जी। यस जी, अरे यश भारती जी, आपकी सभा चल रही है क्या? यश भारती जी, हर एक लाइन का उत्तर नहीं होता है, थोड़ा सा सुन भी लीजिए। हर एक लाइन का उत्तर नहीं हो सकता है ना, सुन भी लीजिए ना थोड़ा सा।
बोलिए मूलचंद जी। उन्होंने मुझसे साक्ष्य मांगा, मैं तो इतिहास के पन्ने अरे तो ठीक है ना, अरे कौन सा इतिहास? अरे जब आपसे कहूंगा तो आप, जब आपसे कहूंगा तो आप बता दीजिएगा। अरे जब आपसे कहूंगा। यश जी छोटा सा उत्तर बताइए। देखिए, इन्होंने कहा हम जाति में बांटते हैं। हनुमान जी की जाति कौन बता रहा है? कभी योगी आदित्यनाथ जी बता रहे हैं, कभी इनके साथ कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर बता रहे हैं। तो ये जातियां खोजना हमारे भगवानों की, हमारे सनातनी परंपरा की कौन काम कर रहा है? सीता मैया को फर्स्ट ट्यूब बेबी किसने कहा? इनके उप मुख्यमंत्री ने कहा। इन्होंने इनाम के तौर पर उनको सांसद में भेजने का काम कर दिया है। तो ये सजा देते हैं या इनाम देते हैं? तो ये लगातार दिख रहा है, इनका जो रूप है, इनका जो चेहरा, ये एक्सपोज हो रहा है। मैंने वही कहा, माननीय अखिलेश यादव जी ने जो कहा, ये सब इतिहास बन गया है। अब इतिहास के पन्ने हम जितना पलटेंगे, ये गोरे के साथ ही इनके काले चेहरे दिखने चालू हो जाएंगे, इनके काले कारनामे दिखने चालू हो जाएंगे। और ये इसी बात से बिलबिलाए रहते हैं, घबराए रहते हैं, डरते रहते हैं, भयभीत रहते हैं और हमें आरोपी बनाने की कोशिश करते हैं। ये साफ दिखाई दे रहा है कि आखिर राजनीति कौन कर रहा है। कटोगे बटोगे 80-20, ये भारतीयों को ही तो बांट रहे हैं, ये देश को ही तो बांट रहे हैं, देश को ही तो काट रहे हैं। हम तो हक अधिकार की बात कर रहे हैं, वंचितों की, कि अगर महिलाओं को सबरीमला मंदिर में आप प्रवेश नहीं देना चाहते हो तो हम तो उनके हक अधिकार की बात कर रहे हैं। आप कह रहे हो सुप्रीम कोर्ट ने अगर कह दिया सबरीमला मंदिर में महिलाएं जाएंगी, हम तो उसका विरोध करेंगे। अमित शाह जी चुनौती देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट हमारे मामलों में दखल ना दे। तो ये तो किसी को मानना ही नहीं चाहते। अभी महाराष्ट्र के इनके मंत्री नारायण राणे और अन्य लोग क्या बोल रहे हैं कि भाई बाबरी मस्जिद के लिए हमने तय थोड़ी किया था। तो आप भी औरंगजेब की कब्र के लिए तय नहीं करो, तो इन्होंने क्या कार्रवाई कर दी? तो ये सरकार चला रहे हैं, सरकार की जो दायित्व होते हैं, छोटा सा उत्तर ले लेते हैं, जिम्मेदारी होती है। ठीक है यश जी छोटा सा उत्तर ले लेते हैं। अश्विनी जी क्या कहेंगे? अश्विनी जी क्या कहेंगे आप? अश्विनी जी, दूसरी चीजों में गुमराह करने के लिए सारी बात। यश जी नवीन जी जवाब दे दो। आप जवाब दे दीजिए। बोलिए यश जी बोलिए। नवीन जी ने बहुत अच्छा सवाल किया। उन्होंने कहा मनुस्मृति को खत्म हुए समय हो गया, मनुस्मृति को कोई नहीं मानता, संविधान से चलता है। लेकिन जयपुर हाईकोर्ट के अंदर मनु महाराज की मूर्ति को स्थापित किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, महिमा मंडित करने का काम किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। तो वो तो आज भी मनु महाराज मनुस्मृति को पूजना चाहते हैं, कहां पर, संविधान को खत्म करना चाहते हैं। कहां पर? दूसरी बात आपने कहा नवीन जी के माननीय अखिलेश यादव जी और रामजीलाल सुमन जी आरक्षण खत्म करते हैं। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ बताता हूं, क्योंकि आप ज्ञानी व्यक्ति हैं, तार्किक व्यक्ति हैं, आप सब चीजों को जानते हैं। हवाबाजी में आप बिल्कुल विश्वास नहीं करते हैं। ओबीसी के साथ एक सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण क्रीमी लेयर की एक प्रावधान लगा दिया है कि 8 लाख 12 लाख से अगर ज्यादा आमदनी है आपकी, तो आप क्रीमी लेयर में आते हैं, आप आरक्षण की श्रेणी से वैसे बाहर हो जाते हैं। वो सांसद का चुनाव लड़ते हैं तो कोई ओबीसी की कैटेगरी नहीं है, वो सांसद का चुनाव लड़ते हैं कोई ओबीसी कैटेगरी नहीं है। शैक्षणिक संस्था में उनके बच्चों को किसी तरीके का आरक्षण लाभ ओबीसी का नहीं मिलता है। कहीं पे भी जाएंगे क्रीमी लेयर में होने के कारण ओबीसी वर्ग का उनको किसी तरीके का कोई लाभ नहीं मिलता। आप ये कह रहे हैं कि अगर कई बार रह लिया तो हट जाएं। अरे हमारे अगर वो यस जी फिर बात फिर आरक्षण पर शिफ्ट हो जाएगी। जिस तरह से आपने कहा कि हाईकोर्ट में मनु महाराज की मूर्ति लगी हुई है। बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं स्वागत इसीलिए मालूम है क्यों लगी हुई है? अंतिम बात कहने दीजिए। हाँ, हमारे जितने महापुरुष हैं, अगर बाबा साहब जीवित होते तो आज हम उनको आज भी सदन में देखना चाहते हैं। और आप ये कहते कि नहीं उनको सदन से बाहर हो जाना चाहिए, इतने साल हो गए उनको सदन में रहते। हमारे हक अधिकार की बात जो बेहतर समझता होगा वो बेहतर तरीके से रखेगा। ठीक है। और हक अधिकार की लड़ाई होती है वहां पे, वही नियम और कायदे बनते हैं राज्यसभा और लोकसभा में। तो हमारा मजबूत प्रतिनिधित्व, समझदार प्रतिनिधित्व होना चाहिए, ठीक ढंग से हमारी न्यायालय। ठीक है, समय फिर ज्यादा हो जाएगा। सुनिए तो शुरुआत में आपने अपने तर्क में एक जवाब आपने शामिल किया। यस जी सुनिए तो अब, यस जी और लगातार